फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं जेकब को जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल से बाहर जा रहा होता है, मगर तभी पीछे से उसके कुछ अमीर क्लासमेट्स उसको आकर धक्का दे देते हैं। वो जेकब को कहते हैं, जरा देखो इस लड़के को, ये लड़का कम लड़की ज्यादा लगता है, जिस वजह से जेकब को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। मगर तभी पता नहीं क्यों जेकब किसी वजह से रुक जाता है और उन्हें वहीं पर छोड़कर वहाँ से जाने लगा। मगर उनमें से एक लड़के ने जेकब को वहाँ पर सबके सामने काफी गंदी गाली दी। बस इतना ही था कि जेकब ने तुरंत ही पलक झपकते उन दोनों को काफी बुरी तरह पीट दिया। दोस्तों, जेकब कोई आम लड़का नहीं बल्कि काफी खतरनाक माफिया लीडर का बेटा होता है और उसके पिता ने जेकब को लड़ने और सेल्फ डिफेंस के लिए काफी कुछ सिखा रखा था। लेकिन फिलहाल जेकब उन दोनों को ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता और इसी तरह वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं दो काफी ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल्स को जो अपने लीडर, जिसका नाम होता है रिची, उसके कहने पर जेकब के पिता को ढूंढ रहे थे। दोस्तों, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके बारे में हमें आगे चल के पता चलेगा। वो दोनों जब गाड़ी में बैठकर होटल से बाहर निकलने लगे तब काले कोट पहने हुए डेकन नाम का माफिया कहता है, देखो बिली, हमारे पास पानी बहुत कम है, इसलिए जल्दी से जाओ और इसे दोबारा से भर के ले आओ। जिस पर बिली ने तुरंत ही पानी वाली बोतल उठाई और अंदर होटल के ऑफिस में आ गया। दोस्तों, वहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों ने होटल के ओनर को जान से ही मार दिया था। लेकिन वो दोनों, बिली और डेकट, वहाँ पर इस तरह टहल रहे थे जैसे वो कोई एम्यूजमेंट पार्क में आए हो। जब बिली अपनी बोतल फिल कर रहा होता है तभी उसके सामने रूम में से एक छोटी सी बच्ची बाहर आती है। बिली उस बच्ची पर जरा सा भी दया दिखाए बिना ही उस बच्ची को पलक झपकते ही शूट कर देता है और फिर वो सीन कट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं एक छोटी सी बच्ची को जिसका नाम लिली था। उसे बहुत बुरा सपना आया होता है, इस वजह से उसके माता पिता और उसका बड़ा भाई जेकब, जी हाँ दोस्तों, ये जेकब की ही बहन थी, वो तीनों उसके पास आ जाते हैं। जेकब के पिता का नाम टॉम, उसकी माँ का नाम सहरा था और टॉम एक काफी खतरनाक माफिया लीडर रह चुका है। इस बारे में टॉम की फैमिली में से कोई नहीं जानता था। टॉम ने बता रखा था कि मैं पहले मार्शल आर्ट्स सिखाया करता था, लेकिन अब टॉम का एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। उन चारों की फैमिली बहुत ज्यादा खुशी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रही होती है और इसी तरह वो रात गुजर गई और हम अगली सुबह देखते हैं टॉम को जो अपनी बीवी से कहता है, यार आज मेरी जो पिकअप ट्रक है ना वो सही नहीं है, इसलिए क्या तुम मुझे अपने डाइनर पे छोड़ दोगी? जिस पर सहरा कहती है, अरे क्यों नहीं। अगले पल हम देखते हैं सहरा को जिसने टॉम को उसके डाइनर के सामने उतारा। वो सब लोग एक बहुत ही प्यारे और छोटे से टाउन में खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे और फिर टॉम अपनी बीवी को अलविदा कहकर अपने डाइनर यानी रेस्टोरेंट में आ जाता है और इसी तरह वो सीन कट हो गया। यहाँ हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पर जेकब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ सुट्टा लगा रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा, यार जेकब, कल मैंने देखा कि तुमने उन बदमाश लड़कों की बुरी तरह पैंट गीली कर दी थी, आखिर ये सब कुछ तुमने सीखा तो सीखा किससे? जेकब कहता है, मेरे डैड पहले मार्शल आर्ट्स सिखाया करते थे, उन्होंने मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए 2-4 टेक्निक्स सिखा रखी हैं, इसलिए तुम ज्यादा टेंशन और ज्यादा इस चीज पे सोचो मत और एंजॉय करो। फिर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है उन्हीं दो खतरनाक क्रिमिनल्स पर जो आपस में बात कर रहे थे कि कल सुबह हम टॉम को रिची के पास ले जाएंगे। बिली कहता है, यार ये रिची को इतनी ज्यादा आग क्यों लगी हुई है कि वो एक मामूली से बंदे को सिर्फ और सिर्फ अपने पास लेके आने पर ही हमें इतने ज्यादा डॉलर्स दे रहा है। डेकर्ड कहता है, हमें तो सिर्फ पैसों से मतलब है, तो तुम आम खाओ, गुठलियां क्यों गिन रहे हो? यहाँ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टॉम के ही डाइनर को जहाँ पर टॉम अब लगभग अपना डाइनर बंद ही करने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर डेकर्ड और बिली आ जाते हैं। टॉम ने कहा, अरे भाइयों, मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं अपना डाइनर अब बंद करने वाला हूँ, तो प्लीज आपको यहाँ से जाना होगा। ये सुनते ही डेकर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने वहाँ पर काफी जोर से कहा, देखो मुझे अभी एक ब्लैक कॉफी चाहिए, अगर तुमने ऐसा ना किया तो याद रहे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बेचारा टॉम डेकर्ड से डर कर उसे ब्लैक कॉफी दे देता है और फिर उसने अपनी कोलीग को कहा, अब तुम घर जा सकती हो। वो जैसे ही घर जाने वाली थी तभी डेकर्ड बिली को इशारा करता है, जिस पर बिली तुरंत ही उठा और उस औरत को पकड़कर नीचे गिरा लेता है। डेकर्ड ने कहा, टॉम, हमारी छोटी सी एक गुजारिश है, तुम्हें रिची ने बुलाया, चूं-चां किए बिना ही हमारे साथ चलो, वरना यहाँ पे चारों तरफ लाशें ही लाशें होंगी। टॉम ने कहा, मैं तो किसी रिची विची को नहीं जानता। लेकिन डेकर्ड ने कहा, लगता है तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे। बिली, चलो इस औरत को जान से मार डालो। दोस्तों, बिली जैसे ही उस औरत के पास आने लगा तो टॉम ने मौका देखते हुए डेकर्ड पर अटैक कर दिया और उसकी गन को उठाकर बिली पर काफी ज्यादा फायर कर दिए और फिर बिली पीछे जा गिरता है। अगले ही पल टॉम ने डेकर्ड के सर में गोली मारी और फिर डेकर्ड भी मारा गया। वहाँ पर मौजूद सब लोग टॉम की बहादुरी देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि एक मामूली सा डाइनर ओनर इतनी बहादुरी का काम तो कर ही नहीं सकता था। लेकिन खैर, हम देखते हैं टॉम को जिसके पाँव में चाकू लगे होने की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट था। वो न्यूज पर हर चैनल पे अपनी ही खबर देख रहा होता है। सभी न्यूज वाले कहते हैं कि किस तरह टॉम ने काफी ज्यादा
बहादुरी का काम करके 2 खतरनाक क्रिमिनल्स को जान से मार डाला। लेकिन तभी वहाँ पर सैरा आई जो टॉम को अपने साथ बाहर ले आती है। बाहर टाउन के काफी लोग टॉम की इस बहादुरी के काम पर उसे शाबाशी देते हैं और फिर सैरा टॉम को लेकर अपने घर आ जाती है, जहाँ पर टॉम का बेटा जेकब और उसकी पत्नी सैरा टॉम पर बहुत ज्यादा खुश थे और इसी तरह वो रात गुजर जाती है। अब हम देखते हैं 3 दिनों बाद का सीन, जहाँ पर टॉम की पत्नी सैरा आज डाइनर में आई थी ताकि वो टॉम की काम में थोड़ी सी हेल्प करवा सके। कुछ देर बाद टॉम के डाइनर में एक काफी खतरनाक माफिया आता है जिसका नाम होता है जेसन। उसके साथ 2 पालतू गुंडे भी थे। जेसन तुरंत ही टॉम के पास आकर कहता है, जोई कैसे हो? ये सुनकर टॉम बहुत ज्यादा हैरान हो गया। टॉम ने कहा, सॉरी मेरा नाम टॉम है। जेसन कहता है, नहीं लगता तुम्हारी याददाश्त चली गई है, तुम्हारा नाम टॉम नहीं बल्कि जोई मिकलोफ है। टॉम कहता है, मैं किसी जोई मिकलोफ को नहीं जानता। जेसन कहता है, जान जाओगे, बस मुझे एक ब्लैक कॉफी दे दो। इसलिए टॉम उन्हें कॉफी देकर वहाँ से दूर चला गया। जेसन ने कहा, अरे यहाँ वहाँ क्या घूम रहे हो, हमारी बात भी तो सुनो। दोस्तों पीछे ही सैरा भी उनकी सभी बातें सुन रही होती है। टॉम कहता है, देखिए सर, अगर आपको और कुछ चाहिए तो मुझे शौक से बताना, लेकिन काफी ज्यादा कस्टमर्स आ चुके हैं इसलिए आपको ये जगह छोड़नी होगी। ये सुनते ही जेसन ने अपने चश्मे को उतार दिया, जिससे हमें मालूम हुआ कि जेसन एक आंख से काना है। जेसन ने कहा, देखो जोई, मजाक बंद करो और जल्दी से रिची के पास चलो। लेकिन टॉम कहता है, देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरा नाम टॉम है और प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। इतना कहकर टॉम जैसे ही वहाँ से दूर हुआ तो पीछे से सैरा काफी गुस्से में उन्हें कहती है, देखिए आप जबरदस्ती मेरे पति पर आरोप लगा रहे हो, इससे पहले कि मैं पुलिस को फोन करूँ प्लीज यहाँ से चले जाइए। लेकिन तभी टॉम ने सैरा को कहा, देखिए हमारे कस्टमर से ऐसे बात मत करो। ये सुनते जेसन टॉम को पैसे देकर अपने गुंडों के साथ वहाँ से चला जाता है। अगले पल हम देखते हैं सैरा को, जिसने अपने पुलिस वाले दोस्त सैम को फोन लगाया और फिर वो सीन चेंज होकर हम देखते हैं जेसन की कार को, जिसके पीछे अब सैम पड़ा होता है। सैम तुरंत ही जेसन की कार को रोककर उसके लाइसेंस और उसके आईडी कार्ड को चेक करता है। सैम ने कहा, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि तुम हमारे एक शरीफ टाउन के सिविलियन को बुरी तरह तंग कर रहे थे। जेसन कहता है, अरे मुझे माफ कीजिए, मेरा बोलने का स्टाइल ही कुछ ऐसा है। सैम ने कहा, अपने स्टाइल को बदलो वरना तुम्हें सलाखों के पीछे डालने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा मुझे। जेसन ने तुरंत ही सैम से माफी मांगी, जिस पर सैम उन्हें जाने का कह देता है। अगले सीन में हम देखते हैं सैम को, जो अब रात होने पर टॉम और सैरा के पास आया था। सैम ने कहा, आप सबका शक बिल्कुल ठीक था, जेसन एक बहुत ही खूंखार क्रिमिनल है। जेसन 17 साल की जेल से बाहर आया है और मुझे नहीं पता कि वो आपके पीछे क्यों है। टॉम ने कहा, हमारे पीछे? इससे क्या मतलब तुम्हारा? सैम कहता है, देखो जिन 2 क्रिमिनल्स को तुमने मारा था ना, हो सकता है कि ये जेसन के ही आदमी हो और वो शायद बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आया हो। टॉम कहता है, सैम आप उन्हें बताइए ना कि वो सेल्फ डिफेंस में दोनों क्रिमिनल्स मारे गए। सैम ने कहा, जेसन को इससे कोई लेना देना नहीं है कि चाहे वो सेल्फ डिफेंस में मारे गए या चाहे तुमने जानबूझकर, उसे तो बस तुमसे बदला लेना है। लेकिन सैरा कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो बदला लेने के लिए आया था, वो तो टॉम को लगातार जोई ही बुलाते जा रहा था। जिस पर सैम कहता है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही, लेकिन अगर आपको कुछ भी गलत नजर आए या कुछ भी अनहोनी दिखाई दे तो प्लीज मुझे तुरंत ही फोन कर लेना। इसी के साथ सैम वहाँ से चला जाता है। लेकिन पीछे सैरा टॉम के गले लगकर बहुत ज्यादा रोई, क्योंकि सैरा बेचारी को क्या पता कि वो टॉम को पहले से जानते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं टॉम को, जो अपने डाइनर पर बैठा लगातार यही सोच रहा होता है कि वो फिर से अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाए। लेकिन तभी उसने देखा कि उसके डाइनर के सामने जेसन की कार आके रुकती है। जैसे ही जेसन उसके पास आने लगा तो वो कार वहाँ से दूर चली गई। जेसन ने तुरंत ही उस कार का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। जेसन ने अपनी बीवी को फोन लगाया और कहता है, जल्दी से अपनी शॉटगन निकालो और रेडी होकर घर के सभी दरवाजों को बंद कर दो। सैरा कहती है, आखिर हुआ क्या है? टॉम कहता है, बताने का जरा सा भी टाइम नहीं है, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो। और फिर सैरा तुरंत ही शॉटगन को लोड करके नीचे सभी दरवाजों को बंद कर देती है। यहाँ हम देखते हैं टॉम को, जो बेचारा थका हारा हुआ काफी मुश्किल से अपने घर आ जाता है, जिसे देखकर सैरा कहती है, आखिर हुआ क्या था? टॉम कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन जेसन की कार मेरे डाइनर के सामने आके रुकी, मुझे लगा कि शायद वो हमारे घर की तरफ ही आ रही है। दोस्तों वहाँ पर जेकब भी मौजूद होता है, जो अपने पिता को कहता है, डैड आखिर बताइए हुआ क्या है? लेकिन टॉम अभी तक किसी को कुछ भी नहीं बताता कि उसका असली नाम टॉम नहीं बल्कि जोई है। टॉम ने कहा, देखो जेकब, जो मैंने मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस करना तुम्हें सिखाया था, क्या तुम्हें अभी भी वो याद है? जेकब कहता है, जी हाँ मुझे याद है, लेकिन बताइए हमें खतरा किससे है? टॉम कहता है, नहीं बस अपने आप की प्रोटेक्शन करना इंसान को आना चाहिए, और फिर तुम अब बड़े भी हो रहे हो इसीलिए बहादुर बनो। इतना कहकर टॉम कहता है, चलो अब जाओ और स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। फिर वो सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर सैरा अपनी बेटी को लेकर शॉपिंग मॉल आई होती है। सैरा जब शूज ट्राई कर रही थी तब पलक झपकते ही उसने देखा कि उसकी बेटी लिली अब उसके पास मौजूद नहीं है। ये देखकर सैरा बहुत ज्यादा डर गई और पूरे शॉपिंग मॉल में उसे यहाँ वहाँ ढूंढना स्टार्ट कर देती है, मगर खुशकिस्मती से उसे
उसे अपनी बेटी एक जगह पर मिल ही जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी पास ही मौजूद जेसन पर। जेसन कहता है, अरे सारा मेरी बात तो सुनो, देखो हम खतरनाक हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम जोई यानी तुम्हारे हस्बैंड को और उसके परिवार को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सारा कहती है, उनका नाम जोई नहीं बल्कि टॉम है, मुझे तो लगता है तुम्हारी याददाश्त खत्म हो चुकी है। जेसन कहता है, नहीं नहीं नहीं, मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, इनफैक्ट मेरी आंख पे देखो, मेरी आंख का ये हशर तुम्हारे पति जोई ने ही है। अब जाके घर में काफी आराम से उसे पूछना कि तुम रिची को जानते हो। बस अगर वो कहे नहीं जानता तो यकीन मानो वो तुमसे अब तक झूठ ही बोलते आया है। इतना कहकर जेसन ने कहा, अब तुम जा सकती हो, और फिर वो सीन भी कट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं सैरा को जो अपने घर आई थी। तभी वहाँ पर टॉम आया और सैरा से कहता है, अरे तुमने इतनी देर लगा दी शॉपिंग मॉल। सैरा कहती है, मुझे बताओ क्या रिची कौन है। टॉम ने कहा, मैं किसी रिची को नहीं जानता। सैरा ने कहा, लेकिन जेसन मुझे कह रहा था कि तुम रिची के लिए काम करते थे और तुम रिची को काफी अच्छी तरह जानते हो। ये सुनकर टॉम बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। टॉम कहता है, तुम्हें जेसन कहाँ मिला। सैरा ने कहा, शॉपिंग मॉल। टॉम कहता है, तुम्हें उसने नुकसान तो नहीं पहुँचाया। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी उन्होंने सुना कि उनके घर के सामने अब जेसन की कार का हॉर्न बज रहा है। तो तुरंत से टॉम अपनी शॉटगन लेकर बाहर आ जाता है। कार में से जेसन और उसके दो गुंडे निकले, जिनमें से एक गुंडे ने तुरंत ही टॉम के बेटे जेकब को कार से बाहर निकाला। ये देखकर सैरा बड़ी तेजी से अपने बेटे जेकब की ओर बढ़ने लगी, मगर टॉम ने सैरा को हौसला दिया और कहा, तुम फिक्र मत करो और ऊपर लिली के पास जाओ, मैं जेकब को सही सलामत यहाँ ले आऊंगा। अब सैरा ना चाहते हुए भी घर के अंदर चली जाती है। अब जेसन टॉम से कहता है, अपनी शॉटगन नीचे फेंक दो और बदले में जेकब को सही सलामत पालो। जिस वजह से टॉम ने तुरंत ही अपनी शॉटगन को नीचे फेंक दिया, जिस वजह से जेसन ने जेकब को भी फ्री कर दिया। जेसन कहता है, देखो टॉम, अब ज्यादा हीरोगिरी मत करना और चुपचाप हमारे साथ रिची के पास चलो। लेकिन टॉम कहता है, देखो मैं किसी रिची को नहीं जानता। ये सुनकर जेसन अब जरा सा गुस्सा हो गया। जेसन ने अपने गुंडे को कहा, टॉम को जबरदस्ती कार में बिठाओ, जिस वजह से जेसन के गुंडे ने टॉम पर गन पॉइंट कर ली। लेकिन टॉम ने कुछ ही सेकंड्स में उस गुंडे को जान से मार दिया और उसकी गन लेकर दूसरे गुंडे को भी काफी ज्यादा जख्मी कर दिया। ये देखकर जेसन तुरंत ही टॉम पर फायर कर देता है, जिससे टॉम की गन दूर जा गिरी। जेसन वक्त रहते टॉम पर गन पॉइंट करके टॉम से पूछते हैं, बताओ रिची के पास चलते हो या तुम्हारा भेजा उड़ा दूं। टॉम कहता है, तुझे और तेरे बड़े भाई रिची को मुझे बहुत जल्द जान से मार देना चाहिए। ये सुनते ही जेसन बहुत ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि अब फाइनली टॉम ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने वाला नाटक खत्म कर दिया था। लेकिन अगले ही पल हमने देखा जेकब को, जिसने जेसन के पेट पर शॉटगन से शूट करके उसे जान से मार डाला और अपने पिता टॉम की जान बचा दी। टॉम तुरंत ही अपने बेटे को गले लगा लेता है और उसे इस बहादुरी के लिए काफी ज्यादा प्यार करता है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और हम देखते हैं सैरा को, जो अब अपने पति टॉम के पास हॉस्पिटल में आई थी। सैरा ने कहा, तुम्हें पता है, मुझे जेकब ने बताया कि तुमने जेसन से कहा था कि जेसन को और उसके बड़े भाई रिची को तुम्हें बहुत जल्द जान से मार देना चाहिए था। तो बताओ, क्या तुम हमारे से इतने साल झूठ बोलते आए? तुम वाकई में एक क्रिमिनल हो। ये सुनते ही टॉम कहता है, हाँ मैं एक क्रिमिनल हूँ, लेकिन मेरा यकीन मानो, आज से 11 साल पहले मैंने जोई का चैप्टर खत्म कर दिया था और टॉम का एक नया चैप्टर शुरू किया। यकीन मानो, मैंने क्राइम की दुनिया को आज से 11 साल पहले ही अलविदा कह दिया था। वो तो ये खुद गुंडे मेरे पास आए, जिस वजह से मुझे फिर से वायलेंस को चूज करना पड़ा। लेकिन अब सैरा टॉम पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी और फिर वो रोते रोते रूम से बाहर चली जाती है। इसी तरह 6 हफ्ते गुजरे और हम देखते हैं टॉम को, जो अपने ट्रक को ठीक कर रहा था। तभी वहाँ पर सैम आया, जिस वजह से टॉम सैम को अपने घर के अंदर ले गया। वो दोनों बातचीत शुरू करने ही वाले थे कि उतने में वहाँ सैरा भी आ जाती है। सैरा टॉम के पास बैठी और सैम से कहती है, देखो सैम, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी फैमिली पहले ही काफी बुरे हालातों से और ट्रॉमा से गुजर चुकी है? सैम ने कहा, मुझे टॉम का ये पुलिस केस इन्वेस्टिगेट करने को कहा गया है, इसीलिए मुझे भी पता था कि वो गुंडे काफी ज्यादा खतरनाक और एक नंबर के खूनी थे, इसीलिए मैं टॉम का नाम नहीं आने दूंगा। लेकिन सैम ने कहा, टॉम अब कोई चालाकी या कोई खून खराबा मत करना। इतना कहकर सैम वहाँ से चला जाता है। फिर वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं सुबह 1:30 बजे का सीन, जहाँ पर टॉम को एक फोन आता है, जिस पर अब कोई और नहीं बल्कि रिची खुद बोल रहा था। रिची ने कहा, टॉम यहाँ पे तुम खुद आते हो या मैं अपने गुंडों के साथ तुम्हारे पास मेहमान बन के आऊँ? तुम्हारे पास 2 दिन है, जल्दी से मेरे पास चले आओ। बस इतना ही था कि टॉम ने तुरंत ही अपने ट्रक को निकाला और 14 घंटों की ड्राइव करके रिची के खूबसूरत से मेंशन में पहुंच जाता है, जहाँ अंदर जाते ही टॉम की बहुत कड़ी चेकिंग होती है। फिर कुछ देर बाद टॉम के सामने रिची भी आ जाता है। रिची ने कहा, देखो टॉम, तुम अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदले। तुम मेरे लिए खून किया करते थे, लेकिन पता नहीं किसने तुम्हारा दिमाग खराब किया और तुम मेरे ही खिलाफ हो गए, लेकिन मैंने तुम्हें माफ किया। इतना कहकर वो टॉम को अपने रूम में बुला लेता है। टॉम ने कहा, इतने सालों बाद आखिर तुम्हें मेरी जरूरत क्यों पड़ी? रिची कहने लगा, बस मैं अपने पुराने दोस्त जोई से मिलना चाहता था, तो प्लीज अपने आप को टॉम कहना बंद करो। यहाँ तुम सिर्फ और सिर्फ
जोई हो। लेकिन देखो जोई, तुमने मेरे 3 खास आदमियों को जान से मार डाला, तो यहाँ मैंने तुम्हें हिसाब बराबर करने के लिए बुलाया है। टॉम कहता है, प्लान तो तुम्हें काफी अच्छा मिला था, लेकिन तुम इस प्लान को पूरा नहीं कर पाओगे। रिची ने कहा, चलो ये चीज भी आजमा लेते हैं। अगले पल रिची के एक आदमी ने टॉम पर पीछे से अटैक कर दिया, लेकिन टॉम उसे पलक झपकते ही मार डालता है। रिची के 2 आदमी और भी अंदर आए, लेकिन टॉम ने उन्हें भी जान से मार डाला। रिची ने टॉम पर फायरिंग करना स्टार्ट कर दी, लेकिन टॉम बाल बाल बच जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रिची को, जिसके पास सिर्फ अपना एक आखिरी आदमी बचा था। वो दोनों काफी अलर्ट होकर टॉम को ढूंढ रहे थे। वो दोनों जैसे ही रूम से बाहर निकले तो टॉम ने रिची के उसी खास आदमी को जान से मार डाला, और फिर रिची को पता चल गया कि टॉम अब उसे भी जान से मार डालेगा। इसलिए टॉम ने तुरंत ही दरवाजा खोला और रिची को भी शूट कर दिया, जिससे फाइनली अब टॉम ने अपने जोई का चैप्टर क्लोज करके वहाँ से जाने का फैसला किया, और फिर वो अपने घर आ जाता है, जहाँ पर सब लोग डिनर कर रहे थे। सारा ने भी अब फाइनली टॉम को माफ कर दिया, और बाकी सब भी फिर से नॉर्मल होकर अपनी पहली वाली हंसी खुशी वाली जिंदगी गुजारने लगे। इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।